हेलो एवरीवन, बायोलॉजी फाउंडेशन में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको इससे पहले वाला जो लेक्चर में आपको जहाँ तक बताया गया था उससे आगे का टॉपिक मैं आज बताने वाला हूँ। तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में मैं बताया था। टॉपिक था आपका सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली। अब मैंने आपको जहाँ तक बताया था इससे पहले वाला लेक्चर में, उससे आगे चलेंगे और उसको भी एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पिक्चर व्यू के साथ देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल समझना, यहाँ पे ये जो है ये वॉल आप देख पा रहे हैं, तो ये कहलाएगा सेल मेम्ब्रेन। क्या कहलाएगा? सेल मेम्ब्रेन। इसको नोट करते चलना, सेल मेम्ब्रेन। एज इट इज़ आपको यहाँ तक समझ में आ चुका है जहाँ तक मैं बताया हूँ। और देखो, सेल मेम्ब्रेन के भीतर जो है, और सेल मेम्ब्रेन जो होता है यानी मेम्ब्रेन मतलब होता है झिल्ली। क्या होता है? सेल के अंदर जो मेम्ब्रेन होता है, देखो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन मतलब कोशिका झिल्ली। तो मेम्ब्रेन यानी झिल्ली, ये कैसी होती है? ये जो है आपका झिल्ली, ये आपका झिल्ली पतली होती है। इसका मतलब यहाँ पे समझना, ये जो है मेम्ब्रेन पतली होती है। क्या होती है? पतली। तो इसको भी नोट कर लेना। तो अब देखो यहाँ पे, तो ये जो इसके भीतर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो M4 माइटोकॉन्ड्रिया है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया है। जब इसको माइक्रोस्कोपिक व्यू से जब देखा गया तो ये किस तरह का दिखा? ये इस तरह का दिखा। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये आप देख पा रहे हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। आप जहाँ यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पे नोट करना, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, चलो ये आपको यहाँ तक समझ में आ गई। अब देखो, माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर में जो है ये क्रिस्टी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? क्रिस्टी। इसको भी आप नोट कर लेना। आप देख पा रहे हैं, ये जो आप आकृति देख रहे हैं, स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं यहाँ पे, स्ट्रक्चर ये किसकी है? ये है क्रिस्टी की आकृति है। किसकी? क्रिस्टी। तो इसको नोट कर लेना। इसको कलर अलग कलर से कर देता हूँ, इसे क्रिस्टी कहते हैं। तो इसको आप नोट कर लेना। तो चलो मैं आपको यहाँ तक बताया। अब देखो, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया को जब इसे जूम कर कर देखा गया, तो जूम करके जब देखा गया तो इसके अंदर एक आकृति दिखती है, और जिसका नाम क्या है? क्रिस्टी है। ये सब मैं आपको इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें भी बताया था। आई होप वो आपको समझ में आ गई होगी। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। इसके बारे में डिटेल में क्या समझेंगे, तो चलिए समझते हैं। पहला टॉपिक, यहाँ तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो या आप नोट कर लो, तो उसके बाद मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। अब यहाँ पे समझो थोड़ा सा। तो अब यहाँ पे जैसे कि मैं बताया कि इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, तो इसकी जो खोज है, खोजकर्ता जो माइटोकॉन्ड्रिया की, तो अल्टमैन ने की थी। किसने की थी? अल्टमैन ने। इसको भी आप नोट कर देना। आपको उस दिन भी मैं बताया था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी खोज किसने की थी? अल्टमैन ने की थी। तो इसको नोट कर लेना आप अच्छे से, अल्टमैन। चलो यहाँ तक हमने बताया। अब चलिए समझते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का शरीर में क्या काम होता है, वो देखेंगे। चले समझते हैं। तो सबसे पहले समझना, जब हम सांस लेते हैं, सांस जाता है फेफड़ा में। फेफड़ा में सांस जो मतलब आया हुआ रहता है, वो ब्लड और यह हवा को लेकर चला जाता है। यह क्या होता है? ब्लड और हवा को लेकर चला जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में जब ऑक्सीजन जाता है तब इसमें चलता है क्रेब्स साइकिल। और आपको पता है, जब माइटोकॉन्ड्रिया में, आप यहाँ पे समझो, ये जो आप देख पा रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जब माइटोकॉन्ड्रिया में जब ऑक्सीजन जाता है तब उसमें क्या चलती है? तब चलती है क्रेब्स साइकिल। और इसके फलस्वरूप जो है, और क्रेब्स साइकिल जब चलती है, कौन सी साइकिल? क्रेब्स साइकिल। माइटोकॉन्ड्रिया आई है, माइटोकॉन्ड्रिया आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो इसमें जो क्रेब्स साइकिल चलती है, उसमें क्रेब्स साइकिल के दौरान क्या बनता है? 38 ATP का निर्माण होता है। क्रेब साइकिल, क्रेब साइकिल के दौरान कितना? 38, आप देख पा रहे हैं 38 ATP, 38 ATP का निर्माण होता है। क्या होता है? 38 ATP का निर्माण होता है। इसको नोट डाउन कर लेना अच्छे से, 38 ATP का निर्माण होता है। तो चलो यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से, आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखो, 38 ATP का निर्माण होता है कब? जब क्रेब साइकिल चलता है। और क्रेब साइकिल कब चलता है? जब माइटोकॉन्ड्रिया में क्या जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में क्या जाता है? तो फिर से समझना,
हवा को लेकर जब माइटोकॉन्ड्रिया में जब ऑक्सीजन जाता है, यानी ऑक्सीजन O2 जाने पर माइटोकॉन्ड्रिया में जब O2 जाएगी तब क्रेब साइकिल चलेगा, और क्रेब साइकिल चलने पर 38 ATP यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण होता है। इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा। और जो है और यहाँ पे देखो, यहाँ पे O2 मतलब होता है यहाँ ऑक्सीश्वसन, क्या बोलते हैं उसे, O2 का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीश्वसन। इसको भी नोट कर लेना। O2 का मतलब क्या होता है, ये आपको, ये जो आप देख पा रहे हैं ये आपका O2 लिखा हुआ है, आपको अच्छे से लिख देता हूँ। ये आप देख पा रहे हैं, ये इसका मतलब हो गया ऑक्सीश्वसन। इसको नोट कर लेना आप अच्छे से। तो एज इट इज़ यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब देखो क्रेब साइकिल का जो खोज है ये क्रेब्स ने किया था। किसने किया था, क्रेब्स ने किया था। अब इसको भी आप अच्छे से नोट करना। आगे चल के आप देख पा रहे हैं, इसको मैं लिख रहा हूँ, क्रेब साइकिल की खोज किसने की थी, ये की थी क्रेब्स ने। किसने, क्रेब्स ने। क्रेब्स ने। तो चलिए यहाँ तक आपको पता चल गया। और उसके बाद 38 ATP का निर्माण होता है। क्या होता है, 38 ATP मिलकर एक ग्लूकोज बनाते हैं। और यहाँ पे देखो 38 ATP मिलकर जो है, ये 38 ATP मिलकर, यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे, 38 ATP को मिलने के बाद मिलकर 38 ATP मिलकर क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज बनाते हैं। तो इसको आप नोट कर लेना। 38 ATP मिलने के बाद क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज से ऊर्जा मिलता है। और आप ये 4.2 किलो कैलोरी मिलता है। कितना, 4.2 कैलोरी मिलता है। 4 पॉइंट यहाँ पे लिखना, 4.2 किलो कैलोरी, किलो कैलोरी। तो चलो इसको नोट कर लीजिए आप अच्छे से, फटाफट से नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी। 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा जो है ग्लूकोज से प्राप्त होता है। हमें दिन भर काम करने के लिए 2500 कैलोरी की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमें दिन भर काम करने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, 2500 कैलोरी। तो चलो इसे भी नोट कर लीजिए। दिन भर काम करने के लिए 2500, यहाँ पे देखो 2500 कैलोरी, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2500 कैलोरी की नीड होती है। तो इसको नोट कर लीजिए, कैलोरी का नीड होती है। अब देखो 4 खजूर खाने से दिन भर का एनर्जी, अब देखो यहाँ पे ये जो 2500 कैलोरी आप देख पा रहे हैं, अगर आप 4 खजूर खाते हो, 4 खजूर आप खा लेते हो, तो ये आपको समझ लीजिए कि 2500 कैलोरी ऊर्जा मिल जाता है। 2500 कैलोरी ऊर्जा मिल जाता है। तो आप यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा खजूर जो है रेगिस्तान में मिलते हैं। सबसे ज़्यादा खजूर कहाँ मिलते हैं, रेगिस्तान में मिलते हैं। इसे भी आप नोट कर लेना, या आप इसे नोट नहीं करना, आप ये आपको नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा खजूर कहाँ मिलते हैं, रेगिस्तान में मिलते हैं। तो अब हम समझेंगे। अब देखो यहाँ पे, अब हमने देखा कि सेल मेम्ब्रेन के भीतर जब हमने घुसा तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखा। अब हम देखेंगे उसके भीतर गोल्जी बॉडी के बारे में। चलिए गोल्जी बॉडी के बारे में कुछ जो तत्व होते हैं उसके बारे में समझते हैं। तो चलिए समझते हैं। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे तो मैंने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखा, जिसे हम पावर हाउस कहते थे, यानी कि ऊर्जा घर हम कहते थे। लेकिन अब जो है, अब यहाँ पे समझना, तो एक चीज़ और है यहाँ पे, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो इसको मैं अलग कलर से थोड़ा सा डिनोटेट कर देता हूँ ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। तो अब यहाँ पे समझना, वैसे चित्र अच्छा से नहीं बन रहा, तो आप समझना, थोड़ा सा इमेजिन करना।
अब देखिए कहानी की तरह मैं बताने का कोशिश करता हूँ, आप बायोलॉजी को यानी साइंस को आप उसी तरह समझने की कोशिश करें ताकि आपको इंटरेस्टिंग लगे और समझ सको। मैं आपको बस अभी गोल्जी बॉडी के बारे में बताऊंगा। मैं आपको धीरे धीरे जो है स्पीड में इम्प्रूवमेंट करूंगा, एक दिन में ज़्यादा बताने का कोशिश करूंगा। अब देखो यहाँ पे जैसे G4 हो गया आपको गोल्जी बॉडी, तो आप समझना अच्छे से। यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, G4 गोल्जी बॉडी। अब यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे आप नोट कर लेना, गोल्जी बॉडी जो है आप यहाँ पे देख लेना, गोल्जी बॉडी शरीर में क्या काम करता है। तो गोल्जी बॉडी का शरीर में यह काम होता है, शरीर मतलब कि आप यहाँ देखो कोशिका झिल्ली के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। अब उसके बाद देखो गोल्जी बॉडी के बारे में समझो। गोल्जी बॉडी जो है यह क्या करता है, इसका काम होता है कि यहाँ से ऊर्जा को यानी एक जगह से ऊर्जा को दूसरे जगह ले जाने का कार्य करता है गोल्जी बॉडी। तो उसे अब देखो यहाँ पे गोल्जी बॉडी यहाँ से ऊर्जा को दूसरे जगह ले जाने का कार्य करते हैं और जिसे हम गोल्जी बॉडी कहते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए डेफिनेशन के तौर पे, आप ऐसे अच्छे से बना भी सकते हैं। अब इसका अब यहाँ पे फिर से मैं एक बार रिवाइज करता हूँ। ये ऊर्जा को जो है, ऊर्जा को एक जगह से लेके दूसरे जगह ले जाने का कार्य करता है, दूसरे जगह। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हमने कहा गोल्जी बॉडी। क्या कहा, गोल्जी बॉडी। तो देखिए एक तरह से आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अगर स्टूडेंट हैं तो आपको ज़्यादा बताने का ज़रूरत नहीं है, आप समझ जाओगे। तो गोल्जी बॉडी का मेन काम था जो मैं आपको बता दिया हूँ। अब देखो थोड़ा सा और डीपली में थोड़ा समझते हैं। ये ऊर्जा का जो है आदान प्रदान, यहाँ देखो ये ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। यहाँ क्या होता है, ये ऊर्जा का आदान प्रदान करता है। आप कैसे कर सकते हैं, कोशिका के अंदर। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ समझेंगे, कोशिका के अंदर झिल्लीनुमा संरचना होती है। कोशिका के अंदर झिल्लीनुमा संरचना होती है जिसे हम क्या कहते हैं, ER कहते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये कोशिका के अंदर जो इस तरह से आप अलग कलर से थोड़ा सा दिख रहा है, ये जो है इसे हम ER से डिनोटेट कर देते हैं। तो ER का मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो फिर से समझिए, कोशिका के अंदर झिल्लीनुमा रचना होती है जिसे हम ER से डिनोटेट करते हैं और इसे हम ER का फुल फॉर्म होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होता है, यहाँ पे नोट करना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसको अच्छे से नोट कर लेना। तो आपको आई होप यहाँ तक समझ में आ गई होगी, तो इसको नोट कर लेना। अब देखो मरी हुई जो कोशिका होती है, अभी आप समझना, मरी हुई कोशिका को हम क्या कहते हैं। तो बहुत से स्टूडेंट के मन में ये होता होगा कि जो कोशिका मरा हो या जिंदा हो, लेकिन कोशिका को कोशिका कहते हैं। लेकिन मरी हुई कोशिका को नेक्रोसिस कहते हैं। मरी हुई कोशिका को क्या कहते हैं, नेक्रोसिस कहते हैं। इसको भी नोट कर लेना, मरी हुई कोशिका माइनस सेल, मरी हुई कोशिका को क्या कहते हैं, मरी हुई कोशिका को नेक्रोसिस कहते हैं। नेक्रोसिस कहते हैं। तो इसको आप नोट कर लेना अच्छे से, ठीक। तो मैंने यहाँ तक बताया, आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें आपको बताया जाएगा सेंट्रोसोम के बारे में। तो उसी के भीतर सेंट्रोसोम भी होता है, उसके बारे में भी आप समझोगे अच्छे से। तो सेंट्रोसोम के बारे में समझेंगे, डिटेल में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। और जैसे कि गोल्जी बॉडी जो था सबसे ऊर्जा ब्रेन को पहुंचाती है। सबसे पहले जो है गोल्जी बॉडी ऊर्जा किसे पहुंचाती है, ब्रेन को पहुंचाती है। आप यहाँ पे आपको जो बताया हमने कि गोल्जी बॉडी जो है ये ऊर्जा सबसे पहले ब्रेन को पहुंचाती है, उसके बाद कहीं और। तो वो आपको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो है आपको जैसे दानेदार जैसी जो होती है, जिसे हम राइबोसोम कहते हैं, ये प्रोटीन बनाते हैं। इसके उपस्थिति के कारण आप कह सकते हैं रॉ यानी ER खुरदरी होती है। क्या होती है, खुरदरी होती है। तो ये सब के बारे में आप जानेंगे। तो अब जो है आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा, समझने में भी अच्छा लगेगा और आपको मज़ा भी आएगा। तो चलिए आज का सेशन में बस इतना ही। इसका नेक्स्ट पार्ट में मैं फिर से लेकर आऊँगा डिटेल में इससे।
रिलेटेड टॉपिक। तो मैं आपको अब गोल्जी बॉडी को नहीं बताने वाला हूँ, अब आपको सेंट्रोसोम के बारे में बताने वाला हूँ। ये आपका 2 टॉपिक हो गया आप अच्छे से। अब धीरे धीरे मैं स्पीड बढ़ाने का कोशिश करूँगा और एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा बताने का, कम यानी शॉर्ट वीडियो 15-20 मिनट का वीडियो मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताने का कोशिश करूँगा। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। अगर ये आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में।